cool. We can start out the class. थोड़ी कम आवाज आ रही है। अभी आ रही है आवाज आपको? रुकावट के लिए खेद है, क्या करें। भारत में सूचना आ गई, क्रांति नहीं आ पाई। नहीं आ रही बिल्कुल। आ रही है पर बहुत स्लो आ रही है। ये बार बहुत स्लो आ रही है भाई। क्या आप लोग मेरे से मिले हो ऑफलाइन क्लासेस में? एक तो बड़ा तकलीफ मुझे इस बात की हो रही कि आप लोगों से नेम नहीं पूछा, कम से कम पता चल जाता कि कौन कौन सामने बैठा है। मिले हैं मैम। मिले हो आप? अच्छा, ये फोन हाँ मुझे तो प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए। ओके। प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए आप में से कौन बना था? जो बने थे वो हैं कि नहीं हमारे प्रेसिडेंट? ऋतिक नाम था एक ना? तो मैं थी एक तो आप थे। अच्छा अच्छा अच्छा। आप वो और एक हो ना जो ऋतिक। चश्मा लगाते थे गोरे गोरे से चिकने वाले? मैम दोनों ही लड़कियां ऐसी ही हैं। अच्छा जरा आप बताइए, अब ऑडिबल है क्या प्रॉपर्ली? बेटर। अब बेटर है, चलो अब बेटर है तो इसी से कर लेते हैं काम। कैसा इंडिया बना रहे हो आप लोग? कैसी कैसी सरकारें लेके आ रहे हो? सूचना ला दिए, क्रांति ही नहीं ला पाई। इन्फॉर्मेशन आ गई, टेक्नोलॉजी ही नहीं आ पाई। What about Ritik? I think Ritik, are you new? And what about Bhaskar, Deepak, Aman? Have we met earlier? क्या हम पहले मिले हैं क्लास में ऑफलाइन? आप लोगों की तो ऑफलाइन बैचेस वाले हैं ना आप सारे? तो सब मिले हैं मैम। आप नहीं मिल पाए। अच्छा चलिए, ऑनलाइन मिलना था, कोई बात नहीं। शुरू कर देते हैं। देखिए, करंट अफेयर्स की जो क्लासेस हैं बेसिकली आपको शायद सोहेल सर देते हैं ना करंट अफेयर्स प्रिपेयर करके। इस वीक का मुझे पता नहीं था कि आप लोगों के क्या वो है, तो इसीलिए मैंने क्वेश्चंस नहीं प्रिपेयर करे थे इस बार के। तो मैं जो करंट अफेयर्स मुझे लगता है इस वीक के लिए जो भी आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, वी आर गोइंग टू डिस्कस ओनली दैट। ओके, तो अभी उसको शुरू कर मैम देते वो हैं। जो 50 क्वेश्चंस आए थे वो आपने नहीं भेजे थे? 50 क्वेश्चंस? नहीं नहीं, मैंने नहीं भेजे थे। 50 क्वेश्चंस गए हैं क्या आपके पास करंट अफेयर्स के? हाँ, करंट अफेयर्स क्विज के नाम से आया था। वो आपके जो सोहेल सर हैं उन्होंने दिया होगा आपको करंट अफेयर्स करके। बड़ा झाम करके रखा है ना, मतलब कि या तो करंट अफेयर्स पूरा उनको दे देते है ना, या फिर जो है मेरे को सब्जेक्ट दे देते। हम लोगों ने पॉलिटी आई गेस शुरू भी कर दी थी। अच्छा, पॉलिटी की पीपीटी मिल गई थी क्या आप लोगों को? हाँ, मिल गई थी। पढ़ा आपने? थोड़ा सा। थोड़ा सा क्यों? इतने दिनों में टाइम नहीं मैं मिलता वो था? अभी कुछ दिन पहले पढ़ा था ना, अभी फिर बीच में नहीं पढ़ा, क्लास नहीं हुई थी। हाँ हाँ हाँ, क्लासेस यही तो प्रॉब्लम है, कंटिन्यूटी ही बंद हो जाती है। वैसे भी देखिए आप लोगों के एग्जाम्स होते भी हैं या नहीं, क्या पता पोस्टपोन हो जाए ना। पता नहीं होगा कि नहीं, काफी सारे एग्जाम्स तो पोस्टपोन हो रहे हैं। इवन इंटरव्यू भी हट गया यूपीएससी का इस बार तो। वाओ। चलिए शुरू कर देते हैं। अगर ऐसा कर दे, मान लो कि जितने भी लोग ट्यूटर्स में पढ़ते हैं सब ऐसे ही पास, मजा आ जाए। ये नहीं होएगा। चलिए देखिए, पहला जो करंट अफेयर है दैट इज फॉर द रायसीना डायलॉग। बड़ी दिक्कत हो रही है यार, चलो कोई नहीं। ये रायसीना डायलॉग क्या होता है, कोई बताएगा? पढ़ा है करंट अफेयर्स में इसके बारे में? करंट अफेयर्स में इसके बारे में कराया गया है रायसीना डायलॉग के बारे में? आपके पास गई है शीट? नहीं। देखिए
इंडिया और एक ORF है। ORF मतलब इसको मैं इसको नोट करते चल रही हूँ, आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इंडिया और ORF, इन लोगों ने दोनों ने मिलकर क्या कराया है, रायसीना डायलॉग। ORF का मतलब होता है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। तो इंडिया और ORF मिलकर रायसीना डायलॉग कराया। अच्छा, रायसीना हिल्स कहाँ पे है इंडिया में? रायसीना हिल्स किसको कहते हैं? कुछ पूछते हैं तो सन्नाटा हो जाता है फिर। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, रायसीना हिल्स किसको कहते हैं? दिल्ली में सुना। कौन कौन रहता है? सारे ही दिल्ली में रहते हो आप सारे, तो है ना? तो रायसीना हिल्स किसको कहते हैं? जो राष्ट्रपति भवन है आपका, जो राष्ट्रपति भवन है वो पूरा रायसीना हिल्स का ही वो सारी लाइन है। तो जो ये रायसीना हिल्स है बेसिकली ये इंडिया ने शुरू किया है। अब इसमें क्या करते हैं कि पहले तो ये सारी जो मीटिंग है हमेशा जो है ये रायसीना डायलॉग की 6th मीटिंग है, ठीक। लगातार 6 सालों से ये चीज कराई जा रही है। इसमें क्या होता है कि बाकी सारे कंट्रीज के लोग हमारी कंट्री में आते हैं, उसके बाद फिर हम लोग उस पर डिस्कशन करते हैं कि हमारी जो आगे की पॉलिसी है, पॉलिसी मेकिंग कैसी बनानी चाहिए, टेररिज्म को कैसे रोकेंगे, सी के ऊपर कैसे काम करेंगे। तो इस बार जो रायसीना डायलॉग है, क्योंकि कोविड चल रहा है, तो बिकॉज ऑफ कोविड ये जो मीटिंग है इसको वर्चुअल कराया गया है, ठीक। तो क्या याद रखना है इसमें से कि रायसीना डायलॉग हुआ, ये कौन से नंबर का रायसीना डायलॉग था? तो ये 6th नंबर का रायसीना सिक्स। डायलॉग था, 6th नंबर का था। और ये कौन ऑर्गेनाइज कराता है? तो इंडिया कराती है, किसके साथ? ORF के साथ, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के साथ। आई बात समझ में? अब इसकी थीम देख लीजिए क्या है। ये सब करंट अफेयर नहीं गया आपके साथ? थीम क्या है? थीम है इसका देखिए, अब क्योंकि ये तो इस बार वर्चुअल उस पे हुआ, तो हैशटैग वर्चुअल वर्ल्ड आउटब्रेक्स। आप ऐसे ही नोट कर लो, वर्चुअल वर्ल्ड आउटब्रेक्स, आउटलायर आउट ऑफ कंट्रोल। वर्चुअल वर्ल्ड आउटब्रेक्स, आउटलायर आउट ऑफ कंट्रोल। देख लिया? तो ये इस बार की थीम थी। अब इसमें जो सबसे पहला भाषण या वो होता है ना, जो पहली बार किसने बोला? तो पहली बार आपके एस जयशंकर, जो आपके फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने, उनकी स्पीच पहली स्पीच थी, तो पहली बार उन्होंने बोला। उसके बाद फिर आपके प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने भी बोला। तो रायसीना डायलॉग के बारे में क्या क्या याद रखेंगे कि रायसीना का ये 6th मीट था। इसको कौन कौन ऑर्गेनाइज करा था? तो इंडिया और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ऑर्गेनाइज कराती है। इसकी थीम याद रखिएगा, वर्चुअल वर्ल्ड आउटब्रेक्स, आउटलायर आउट ऑफ कंट्रोल, ठीक। आई बात समझ में? अमन, भास्कर, दीपक। अगला अगला जो है, अगला है आपका हाइड्रोजन नाम। अच्छा, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? हिस्ट्री में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में सुना है? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस किस बीच में हुई है? 1930 में। कितनी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी? हाउ मेनी राउंड टेबल? 3। ओके। और कांग्रेस ने किसमें पार्टिसिपेट किया था? कौन सी वाली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में? 2 में किया था। सेकंड नंबर वाले में किया था, बस सेकंड। अच्छा, ये हमारे प्रेसिडेंट है क्या, ऋतिक? आप प्रेसिडेंट हो क्या? हाँ। वही है ना ये? आप क्यों पूछ रहे हैं? आप मत पूछिए। कितना पूछोगे आप? वही वाले हो ना? तो देखिए, इन्होंने तो पूरी लूसेंट पढ़ी है, बाकी लोगों ने तो नहीं पढ़ा है। तो बाकी लोगों को बता दें कि जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी वो पहले तो हुई थी ब्रिटेन के टाइम पे। अभी इंडिया में एक हाइड्रोजन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कराई गई है। ये हाइड्रोजन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का क्या मतलब है? ये सारे करंट अफेयर्स नहीं गए आप लोगों के साथ? मैम ऐसे तो कुछ देखा नहीं मैंने उनमें। क्या गया, एक दो मुझे बताओगे? मतलब अभी लेटेस्ट कल परसों में क्या दिया है? कल परसों में। विजन आईएएस ने पढ़ा था, देख रहे हैं हमारे प्रेसिडेंट विजन आईएएस का पढ़ रहे हैं। और आप, ये
हाइड्रोजन की सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है। इसकी ये जब भी जो हाइड्रोजन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्यों कराई जा रही है, इसकी वजह ये है कि जो हमारा ये जितने भी आपका पेट्रोल हो गया, कोल हो गया, ये सारे सोर्सेज की वजह से पोल्यूशन लगातार बढ़ रहा है। तो आप क्या कह रहे हैं कि हम जो है सेफ इन्वायरमेंट की तरफ जाते हैं। सेफ इन्वायरमेंट के लिए हम हाइड्रोजन वाले जो सोर्सेज हैं जिससे इन्वायरमेंट में पोल्यूशन नहीं होता है उसको अडॉप्ट करते हैं। ठीक, तो कोल पेट्रोलियम इनका यूज नहीं करेंगे, बल्कि सेफ फ्यूल एनर्जी हाइड्रोजन का यूज करेंगे। तो उसके लिए इंडिया अपने साइड से इनिशिएट कर रहा है, और इंडिया ने ये जो हाइड्रोजन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है वो अपने यहाँ पे ऑर्गेनाइज कराई है, राइट। अब इसकी जो है इसको ऑर्गेनाइज इंडिया में किस मिनिस्ट्री ने कराया है? तो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने कराया है। यही सारी क्वेश्चंस पूछते हैं आपसे कि अगर ये हाइड्रोजन, अब ये तो इस बार जो कोविड है तो प्लेस तो आपसे पूछेंगे नहीं, सारी की सारी मीटिंग कैसी हो रही है, वर्चुअल हो रही है। तो बस मिनिस्ट्री पूछ सकते हैं, तो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने इसको कराया है। हाइड्रोजन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने कराई है। और इसकी थीम वो लिख लीजिए, थीम हाइड्रोजन इकोनॉमी इंडियन डायलॉग 2021। हाइड्रोजन इकोनॉमी इंडिया डायलॉग 2021। हाइड्रोजन इकोनॉमी इंडिया डायलॉग 2021। अगला देखिए, अगला जो है वो अमेरिका ने क्या किया है कि हमारे ईईजेड में आके उसने नेवल कॉन्फ्रेंस कर लिया, मतलब नेवल एक्सरसाइज कर लिया। अपने वो एक होते हैं ना कि एक तो होते हैं कि आपको अगर घूमने जाना है तो जिस शिप से जाएंगे वो अलग शिप है। जो शिप नेवी यूज करती है, तो नेवी क्या करती है, अब शिप ऐसा तो है नहीं कि अगर आप मान लो इंडियन नेवी में सिलेक्ट हो गए, ठीक है, तो उसके बाद अगर आप सिलेक्ट हो गए तो आपको रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज करनी पड़ती है सी में, कि अगर कभी सच में इन्वेजन हो गया किसी का तो आप कैसे फाइट करोगे। तो उसके लिए जो हर देश की जितनी भी नेवी है वो अपने नेवल एक्सरसाइज करती रहती है। लेकिन अगर आपको नेवल एक्सरसाइज करनी है तो आप अपने घर में करो। तो यानी कि अपने जो आपका समुद्र वाला, ओशन वाला रीजन, आपको वहां प्रैक्टिस करनी चाहिए। अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने क्या किया, वो अपने सारे बेसिस को लेके आए। और हमारा जो ईईजेड है, ईईजेड आपको बताया था, व्हाट इज ईईजेड, शायद आपको बताया भी था। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है? मान लीजिए कोई भी है, अभी हम मान लीजिए जैसा भी बना है, मान के चलेगा कि भारत बना है। यहाँ से जो हमारी सब मतलब ये जो लाइन है, इनिशियल लाइन है, यहाँ से 200 नॉटिकल माइल तक का जो जोन होता है, इसको हमारा मतलब किसी भी कंट्री का ईईजेड कहते हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ईईजेड। मैम अब रिपीट ये कर दो, आवाज थोड़ी स्लो आ रही है। एक मिनट, ईईजेड क्या होता है? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, की किसी भी कंट्री की जो ये वाली लाइन होती है, इनिशियल लाइन, जहाँ पे उसकी जो डिमार्केशन होता है किसी भी कंट्री का, वहां से लेके 200 नॉटिकल माइल तक का जो ओशन वाला रीजन होता है, उसको उस कंट्री का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं। अब हर कंट्री जो भी अपना, जिसकी भी नेवी होती है, आर्मी, एयरफोर्स होगा या आपका मिलिट्री होती है, वो लोग आपस में एक्सरसाइज करते रहते हैं, ठीक, ताकि वो अपनी वैल्यू को बढ़ा सकें। लेकिन अभी क्या हुआ कि जो, अगर आप मान लो आपको एक्सरसाइज, तो आपको अपने ईईजेड में, किसी भी कंट्री को अपने ईईजेड में करना चाहिए। अभी रिसेंट में क्या हुआ कि अमेरिका ने इंडिया के ईईजेड में नेवल प्रैक्टिसेस की हैं। वो अपने युद्ध पोत वगैरह लेके आए और इंडिया के जो ये ईईजेड है उसमें प्रैक्टिस कर ली है। तो इससे क्या हुआ कि हमारे लिए जो चैलेंजेस है वो बढ़ जाएंगे। अमेरिका एक बहुत ताकतवर, एक पावरफुल कंट्री है, तो अगर वो हमारे यहाँ पे एक्सरसाइज करेगा तो क्या पता वो हम पे कब्जा करना चाहता है, या ऐसी क्या रीजन है जिसकी वजह से अमेरिका ने हमारे नेवल इसमें एक्सरसाइज की है। तो इसके लिए इंडिया ने कंप्लेन की है, कहाँ पे? इंडिया ने कंप्लेन की है अनक्लोज में। तो हमसे क्या पूछ सकते हैं? हमसे पूछ सकते हैं व्हाट इज ईईजेड, ईईजेड क्या होता है? तो किसी की भी कंट्री का जो डिमार्केटिंग लाइन है, वहां से लेके 200 नॉटिकल माइल तक का जो जोन है, उसको ईईजेड कहते हैं। अब नहीं, अगर यूएस से अच्छी बॉन्डिंग है वो तो ठीक है, लेकिन आके उन्होंने प्रैक्टिस तो हमारे यहाँ पे कर ली ना, तो उससे क्या होगा कि हमारे ऊपर प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है, अब मान लो मेरी आपसे बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, ऋतिक से, प्रधान प्रेसिडेंट है, और ये जबरदस्ती मेरे घर में आके और सारा कुछ यही रूल करने लगे, तो कितनी भी अच्छी बॉन्डिंग है वो बॉन्डिंग तो खराब हो जाएगी ना। तो इसलिए इंडिया, अमेरिका की जो कंप्लेन है वो इंडिया ने की है अनक्लोज में। अब ये अनक्लोज क्या होता है? तो अनक्लोज का फुल फॉर्म भी हमसे पूछा जा सकता है। तो अनक्लोज का जरा फुल फॉर्म लिख लीजिए, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन
यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन, यूनाइटेड यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन, यूनाइटेड कमीशन। नेशन, नेशन देश, उसके बाद कन्वेंशन, लॉ ऑन सीज, लॉ ऑन सीज, लिख लिया। इसमें जो है इसने कंप्लेन किए थे, ये हमारे लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट करंट अफेयर बन के आ जाता है, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि अगर मान लो कि अगर आपका सिलेक्शन होता है एक्सटर्नल अफेयर्स में, तो आपको यही सारी चीजें देखनी पड़ेगी। तो आपको अनक्लोज का फुल फॉर्म, ईईजेड का कंसेप्ट पता होना चाहिए। ईईजेड समझ में आया या नहीं? ईईजेड का कंसेप्ट समझ में आया? जो कंट्री की डिमार्केटिंग लाइन होगी, जैसे कि ये वाली, ठीक है, यहाँ से लेके 200 नॉटिकल माइल तक का जो जोन होता है, उसमें उसी कंट्री का सोल राइट होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है इंडिया का सोल राइट होना चाहिए। तो अगर उनको अब नेवल प्रैक्टिस करनी थी तो इंडिया से पूछ लेते, लेकिन उन्होंने बिना इंडिया के परमिशन की चीज की है। ठीक है, किसने? अमेरिका ने की है। और इसकी कंप्लेन इंडिया ने कहा की है, तो अनक्लोज ने की है। याद रहेगा। अच्छा ये बताइए कि जो आपकी कोविड वैक्सीन अभी सबको लगाई जा रही है, वो कोविड वैक्सीन किसने ऑर्गेनाइज किया है, किसकी बैकिंग किसकी है, किसने उसको बनाया था? जो अभी कोविड वैक्सीन लग रही है, वो किसने बनाया है? जो कोविशील्ड है वो भारत बायोटेक के है, जो कोवा वैक्सीन है वो सीरम इंस्टीट्यूट। कोविशील्ड को की बैकिंग किसकी है, मतलब एक्चुअली वो फॉर्मूला किसका था कोविशील्ड का? वो भी लिख लीजिए। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका, ऑक्सफोर्ड एक्स्ट्राजेनेका, अच्छा वो। वही वही जो भी आपने समझा। अच्छा इंडिया में इसको कौन बना रहा है? वो तो फॉर्मूला इनका है। इंडिया में कौन इसको बना रहा है? आई आई सीरम इंस्टीट्यूट, सीरम इंस्टीट्यूट बना रहा है, सीरम इंस्टीट्यूट। वेरी गुड दीपक। तो अच्छा अब क्या हुआ कि हम लोगों को जो वैक्सीन लग रही थी वो थी आपकी यही कोविशील्ड थी। कोविशील्ड के बाद अभी रिसेंट में, मतलब अभी 2-3 दिनों पहले क्या किया गया कि स्पुतनिक 5 को परमिशन दे दी गई है। अब स्पुतनिक 5 क्या है? व्हाट इज स्पुतनिक 5? ये रशिया की वैक्सीन है। रसिया की वैक्सीन है। और रसिया ने स्पुतनिक 5 किसके नाम पे रखा है? स्पुतनिक नाम उसका क्यों रखा है? जो उन्होंने पहला इनका मिशन था, मतलब जो मिशन टू यूनिवर्स था, उसका नाम स्पुतनिक था। ठीक है, तो स्पुतनिक नाम उसका रखा गया है इसकी वैक्सीन का। ठीक है, अब अपने उस चीज को ग्लोरीफाई करने के लिए रशिया ने वैक्सीन का नाम भी स्पुतनिक रखा है। लेकिन इंडिया ने अभी उसको फुली परमिट नहीं किया है। उसका पहले क्लिनिकल ट्रायल कराया गया। क्लिनिकल ट्रायल में अभी क्लिनिकल ट्रायल सक्सेसफुल रहा है। तो ये बोला गया है कि कुछ लेवल पे हम स्पुतनिक 5 को इंडिया में ले आते हैं, और मतलब उसको होलिस्टिक वे में नहीं लागू करेंगे। अभी कोविशील्ड ही आपको मिलेगी, लेकिन धीरे धीरे ना कॉम्प्रिहेंसिव मैनर, हो सकता है बाद में सबको स्पुतनिक 5 मिल जाए, बट अभी स्पुतनिक 5 को इंडिया ने परमिट कर दिया है। याद रहेगी ये बात। स्पुतनिक 5 किसको अगर आप देखिए तो स्पुतनिक 5 अगर हमें रशिया से खरीदना होगा, तो हम पैसे रशिया के किस इंस्टीट्यूट को देंगे? ऐसा तो है नहीं कि जाएंगे पुतिन सरकार को देंगे पैसे कि लो, राष्ट्रपति पुतिन के पैसे लो और हमें वैक्सीन दो। रशिया की कौन सा बॉडी है जिसको पैसे दिए जाएंगे? रशिया की कौन सी बॉडी से फंडिंग वगैरह कौन सी बॉडी डील करेगी? लिख लीजिए इसको। रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड, एक्सटर्नल अफेयर्स। रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड, रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड। इसकी और इंडिया की बात हुई है। अभी इंडिया में क्लिनिकल ट्रायल स्पुतनिक 5 का कर लिया गया है। अभी उसको परमिट होलिस्टिक वे में नहीं किया गया है, मतलब थॉरली अभी इसको लागू नहीं किया गया है। लेकिन हाँ ये कहा गया है कि आने वाले टर्म्स में हम स्पुतनिक 5 का और ज्यादा कलेक्शन भी रशिया से लेंगे। और दूसरी तरफ रशिया को है कि इंडिया में तो हम लोग तो भर भर के लोग हैं बहुत सारे, तो रशिया का भी यही कि अगर इंडिया हमारी वैक्सीन को ले लेगा तो हमारे बहुत सारे वैक्सीन बिक जाएंगे। तो रशिया चाहता है कि इंडिया अधिक से अधिक उसकी वैक्सीन ले ले। ठीक है, और दूसरी तरफ हमारा क्या है कि पहले हम हिट ट्रायल पे चल रहे कि हमारे सीरम इंस्टीट्यूट ने भी कोविशील्ड बना ही लिया है। ठीक है, अभी तो इसको पूरी होलिस्टिक वे में लागू नहीं किया है। अभी कोविशील्ड का नाम याद रखना है। कोविशील्ड को बना फॉर्मूला किसका है? तो ऑक्सफोर्ड एक्स्ट्राजेनेका का है। इंडिया में कौन बना रहा है? तो सीरम इंस्टीट्यूट बना रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, क्योंकि लगातार कोविशील्ड दिया जा रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसको याद रखिएगा। अगली चीज याद रखना है आपको।
आईसीसी की ओडीआई रैंकिंग आई है। आईसीसी की ओडीआई रैंकिंग में इस बार नंबर 1 कौन है? आईसीसी, ये तो आपको पता होगा, इस समय तो सब बड़ा आप लोग तो फॉलो करते होंगे ना क्रिकेट। आईसीसी की ओडीआई रैंकिंग में नंबर 1 कौन है? बाबर आजम। बाबर आजम कौन है? बाबर आजम कहाँ के प्लेयर है? बाबर आजम इज फ्रॉम, बाबर आजम ये पाकिस्तान के कैप्टन है, राइट। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? बाबर आजम ने किसको रिप्लेस किया है? कोहली को। तो हमारे लिए तो बड़ी दुख की बात है। हम वैसे भी पढ़ाई चले नहीं चले, क्रिकेट तो इंडिया को जीतना ही चाहिए, है ना। तो विराट कोहली को जो है इन्होंने रिप्लेस किया है। तो अब पहले नंबर पे है आपके पाकिस्तान के बाबर आजम, सेकंड है कोहली, थर्ड कौन है? हु इज थर्ड? रोहित शर्मा। You both are ardent follower of cricket. अच्छा, you, Jitesh and Pramod and Deepak, both all of you are the ardent follower of cricket. आप अच्छे से follow करते हैं ना? You love it. इस समय तो आपका आईपीएल भी चल रहा है। आई एम नॉट अ फॉलोवर ऑफ क्रिकेट। मुझे तो कोई आइडिया भी नहीं है कि कौन जीत रहा है, हार रहा है। तो अभी इस समय तो आप लोगों का आईपीएल चल रहा है ना? कौन जीत रहा है आईपीएल में? रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। आईसीसी की ओडीआई रैंकिंग याद रखिएगा। हालांकि क्रिकेट से ज्यादा क्वेश्चन वो लोग पूछते नहीं है, कि उनको भी पता है कि आप में आप यू गाइस लव क्रिकेट। नहीं, मैं फुटबॉल भी फॉलो नहीं करती, मैं बैडमिंटन खेलती थी। ये हमारे प्रेसिडेंट को सबके बारे में पता है ना, हर जगह जानते रहते हैं कि कौन फुटबॉल फॉलो करता है, कौन क्रिकेट फॉलो करता है। आप क्या फॉलो करते हो? आप क्या फॉलो करते हो? फुटबॉल आप करते हो? अच्छा, अगला एक ऐप लॉन्च किया गया है जिसका नाम है मानस मित्र। NANS। बताएंगे आप में से, अगर आप लोगों के पास साथ ये शेयर किया गया हो तो मतलब ये करंट अफेयर अगर आपके पास गया हो तो प्लीज बताओ। मानस मित्र, मानस का क्या फुल फॉर्म है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मानस? गया है करंट अफेयर ये वाला? लिख लीजिए। अच्छा, मैम मानस मैंने मित्र तो ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ा उन करंट अफेयर्स में। तो जाता क्या है? एक दो मुझे बताओगे? एक दो, अगर फॉर एग्जाम्पल क्या जाता है? अब किस तारीख की बताऊं? कल ही का बता दो। कल गया है आप लोगों के पास करंट अफेयर? कल भी गया हाँ होगा। आया था। बताओ, एक दो करंट अफेयर पढ़ के बताओ उसमें से। India elected to three bodies of UN Economic and Social Council. बहुत बढ़िया। Australia announces partnership with India for Indo-Pacific Oceans. Care rating projects India's GDP growth forecast at 10.2% for FY22. ये Puma इसको ro- लिख लीजिए। आई डू नॉट थिंक कि थोड़ा सा ये, मतलब ये तो ऐसा लग रहा है कि आज आज आप समाचार सुना रहे हो और वो तो कल बदल जाएगा। अच्छा, बैंकर्स अड्डा का करंट अफेयर टेप देते हैं आपको? चलिए, अच्छा ये लिखिए, मैं बात करूंगी। अच्छा, मेरी कभी उनसे बात हुई नहीं है, सोहेल सर से। मैं एक बार बात करूंगी कि मतलब थोड़ा सा इट शुड बी अ साउंड करंट अफेयर्स ना, जिससे आपका भी वेलफेयर हो जाए। थोड़ा सा वो चीजें बताई जाए जो आए एग्जाम में। लिखिए, मानस का फुल फॉर्म लिख लीजिए। मेंटल हेल्थ एंड नॉर्मलसी। मेंटल हेल्थ एंड नॉर्मलसी। देखो क्या हो रहा है ना, कि कोविड वैक्सीन की वजह से ज्यादातर लोग बहुत अकेले रह रहे हैं। तो लोनलीनेस की वजह से लोगों में क्या हो रहा है कि या तो सुसाइडल टेंडेंसी आ जा रही है बहुत ज्यादा, या लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो उनको उससे इसमें वो बचाने के लिए काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं क्या? काउंसलिंग वगैरह भी प्रोवाइड करेंगे, सारा कुछ हाँ आई होगा। थिंक ये मैंने पेपर में पढ़ा।
हाँ, ये थोड़ा-सा यही सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट होंगी। तो उसके लिए मानस मित्र नाम का एक ऐप लाया गया है, जिसमें कि आपको वो काउंसलिंग भी देंगे, प्लस मतलब होता है ना कि दोस्त बनाओ, बातें करो, आप अपनी बातें भी इसमें शेयर कर सकते हैं। तो ये मित्र जैसा कॉन्सेप्ट है, मानस मित्र करके ऐप है। अब देखो हर चीज़ों की दोस्ती भी करा रहे हैं तो मोबाइल से, तो कैसे आप लोग मोबाइल छोड़ो, है ना? तो मानस मित्र में मानस का ज़रा फुल फॉर्म लिख लीजिए, मेंटल हेल्थ एंड नॉर्मल्सी ऑगमेंटेशन सिस्टम। मेंटल हेल्थ एंड नॉर्मल्सी ऑगमेंटेशन सिस्टम। ऑगमेंटेशन सिस्टम। और इसको इंडिया में ये किसका आइडिया है? तो इंडिया के साइंटिफिक एडवाइजर। अब साइंटिफिक एडवाइजर हमेशा प्रधानमंत्री के होते हैं, ठीक है? तो प्राइम मिनिस्टर के साइंटिफिक एडवाइजर कौन है इस समय? हु इज द प्रेजेंट साइंटिफिक एडवाइजर ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? कर्नाटक। नहीं। लिखो के विजय राघवन। के विजय राघवन। के विजय राघवन। बैंक वालों, ये आप लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इंडिया के साइंटिफिक एडवाइजर कौन है प्राइम मिनिस्टर के? तो के विजय राघवन, लिख लीजिए इसको। हो गया। अभी रिसेंट में क्या किया गया है, एक अवार्ड दिया गया है, और वो अवार्ड है ई पंचायत अवार्ड। ई पंचायत अवार्ड। ये ई पंचायत अवार्ड किसको दिया गया, कौन से स्टेट को? इसमें क्या होता है कि हर स्टेट में देखो, हमारा जो व्यवस्था चलती है, हमारी जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन है वो 3 सेटअप में है। पहला केंद्र में है लोकसभा राज्यसभा, फिर हर स्टेट में क्या होती है, लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, और कुछ कुछ स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। इसके अलावा हर स्टेट में एक जो थर्ड बॉडी है, दैट इज लोकल गवर्नेंस, और ये लोकल गवर्नेंस डील करता है पंचायत। तो मोदी गवर्नमेंट जब से आई तो ये पंचायतों को बहुत ज्यादा प्रमोट कर रही है, राइट? कि मतलब पंचायत को बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन कर दिया जाए। तो स्ट्रेंथन करने के लिए उसको जरूरी है कि स्टेट गवर्नमेंट का क्या करे, वो सपोर्ट ले। तो स्टेट गवर्नमेंट को सपोर्ट लेने के लिए और उनको इनकरेज करने के लिए पंचायत अवार्ड दिया जाता है कि कौन सी स्टेट की गवर्नमेंट पंचायत को लेके बहुत अच्छा काम कर रही है। इसके बेसिस पे हर साल जो पंचायती राज मिनिस्ट्री है, उनके थ्रू हर स्टेट के पंचायत को अवार्ड दिया जाता है। अब इस साल का ई पंचायत अवार्ड किस स्टेट को दिया गया है? इस साल का ई पंचायत अवार्ड नहीं, राजस्थान को नहीं दिया गया है। आपके जूनियर मोदी कहाँ के इस समय कौन से स्टेट पर जूनियर उत्तर मोदी प्रदेश। चीफ मिनिस्टर है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जूनियर मोदी है ना, योगी जी। तो इस बार का जो आपका ई पंचायत अवार्ड है वो आपके यूपी को दिया गया है। तो यूपी फर्स्ट। सेकंड है आपका असम। असम। असम के चीफ मिनिस्टर कौन है? असम के चीफ मिनिस्टर कौन है? दीपक। असम के चीफ मिनिस्टर कौन? ऋतिक। नो आइडिया। किसी को भी नहीं पता। सर्बानंद सोनोवाल का नाम सुना है? सर्बानंद सोनोवाल। हम्म। तो वो है। और वहां पे भी देखिए तीनों जो स्टेट जिनको अवार्ड मिला है, पहला है आपका यूपी फर्स्ट, असम सेकंड, और छत्तीसगढ़ थर्ड। छत्तीसगढ़ थर्ड है। तो ये क्या है, ई पंचायत अवार्ड दिया गया है किस लिए? ताकि पंचायतों को स्ट्रेंथन किया जा सके। पंचायतों को स्ट्रेंथन किया जा सके, इसके लिए बीजेपी गवर्नमेंट। अब देखो 3 टायर सिस्टम मैंने आपको बताया। पहला क्या है, लोकसभा राज्यसभा जो सेंट्रल लेवल पे होती है। हर स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली और कुछ स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है। इसके अलावा ग्रास रूट लेवल की डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए पंचायत होते हैं। और इन पंचायतों को फेलिसिटेट करने के लिए ई पंचायत अवार्ड दिया गया। कौन सी मिनिस्ट्री ने दिया है? तो पंचायती राज मिनिस्ट्री ने दिया है। इसमें आपका यूपी फर्स्ट है। अब आपके एक और करंट अफेयर, ये मेरे ख्याल से आपका गया भी होगा। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने हैं आपके सुशील चंद्रा। ये गया है। हाँ, ये तो पता है। अच्छा, इसमें आपसे आपको क्या लगता है, ये पूछेंगे कि नए सीईसी कौन बने, तो आप टिक करके आ जाओगे सुशील चंद्रा? ये तो पूछेंगे नहीं।
ये पूछेंगे कि कौन से ये बताओ कि सुशील चंद्रा जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने हैं, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल की बैकिंग होती है? किस कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल में लिखा है कि हमको हर साल चीफ इलेक्शन कमिश्नर चुनना है और इनका क्या काम होता है? आइडिया आर्टिकल किसी को? 300 समथिंग नहीं है, ऐसे तो टिक कर चुके हैं। आपका एग्जाम में जब ऑप्शन आएगा ना तो आएगा 312, 313, 324, 325, तो सब 300 में होगा, तो टिक कैसे करेंगे? इसको लिखिए, चीफ इलेक्शन कमीशन का जो आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 324, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 324। अब देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि हमारे भारत में, इंडिया में क्या कॉन्सेप्ट है कि एक और केवल एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर पहले बनाए जाते थे, कि सिर्फ एक जो है एक ही बंदा होगा। मान लीजिए सुशील चंद्रा है ना, या सुशील चंद्रा छोड़िए, शालू को बना देते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो शालू जो है सिर्फ और सिर्फ एक बॉडी थी चीफ इलेक्शन कमीशन की। बाद में क्या हुआ कि पहले जो वोट देने की एज थी, पहले कहा जाता था कि जिसकी भी एज 21 हो जाएगी वो इंडिया में वोट कास्ट करेगा। लेकिन जब आपकी राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, तो राजीव गांधी ने क्या किया कि 18 साल से जिनकी एज ज्यादा होगी उनको बना दिया कि मतलब जितने लोगों की एज 18 साल से ऊपर होगी वो सब लोग वोट दे सकते हैं। तो अब इससे क्या हो गया कि इंडिया में वोटर्स अचानक बहुत बढ़ गए। तो जब इंडिया में वोटर्स बहुत बढ़ गए तो ये समझ आने लगा कि एक सालों के भरोसे पूरा भारत का चुनाव नहीं कराया जा सकता। ठीक, तो इसलिए क्या किया गया कि इसको मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया गया। अब चीफ इलेक्शन कमीशन की जो बॉडी है उसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और उसके अंडर में 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। ठीक, तो 3 लोग मिलके पूरे भारत का चुनाव कराते हैं। अब ये लोग किसका किसका चुनाव कराते हैं? तो या अगर सुशील चंद्रा किसका किसका चुनाव कराएंगे, तो प्रेसिडेंट का कराएंगे, वाइस प्रेसिडेंट का कराएंगे, प्राइम मिनिस्टर का कराएंगे या नहीं कराएंगे बताओ? प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन होता है? नो, प्राइम मिनिस्टर का नहीं होता है। तो लोकसभा का इलेक्शन कराएंगे, राज्यसभा का इलेक्शन कराएंगे और स्टेट का भी इलेक्शन कराएंगे। ठीक, तो यानी कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वही स्टेट का भी इलेक्शन कराता है। तो क्या स्टेट इलेक्शन कमीशन का कोई कंसेप्ट है? क्या स्टेट इलेक्शन कमीशन का कोई कंसेप्ट? तो इंडिया में स्टेट इलेक्शन कमिश्नर भी चुने जाते हैं। लेकिन इनका क्या काम होगा? जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी स्टेट का भी इलेक्शन करा देते हैं, तो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का क्या काम है कि जो पंचायत लेवल का इलेक्शन है ना, पंचायत का इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमिश्नर कराता है और बाकी सारे के सारे इलेक्शन आपका ये सीईसी कराता है। तो सुशील चंद्रा पूरे भारत का इलेक्शन कराएंगे, केवल आपके पंचायत का इलेक्शन छोड़ के। तो पंचायत का इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमीशन हर स्टेट अपना अपना बनाएगी और वो जो उनके स्टेट का होगा वो उनके यहाँ की पंचायत का इलेक्शन कराएगा। बाकी इंडिया के सारे इलेक्शन यही चीफ इलेक्शन कमिश्नर बॉडी कराता है। और ये 3 लोगों की बॉडी होती है जिसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और 2 उसके अंडर में इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। और ये कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 324 में है। अब इलेक्शन कमीशन का क्या काम है कि अगर आप लोग जब वोट देने जाते होंगे, कभी आप लोगों में से अगर दिया तो होगा ही, सब 18 से ऊपर ही है, तो वो आपके इलेक्शन सिंबल होते हैं ना कि भाजपा को देना है तो कमल पे और कांग्रेस को देना है तो वो ये पाम पे देते हैं। तो ये जो सिंबल होते हैं वो भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही डिसाइड करता है। इसके अलावा एग्जिट पोल भी यही कराते हैं। तो all the work related to the election is performed by चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इनका नाम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट काम करते हैं ना। अब एसएससी में क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन चुनेगा तो आप तुरंत टिक करके आएंगे सुशील चंद्रा। क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर मान लीजिए कि मुझे क्वेश्चन सेट करना है या मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, तो पहला स्टेटमेंट है कि सुशील चंद्रा इज द न्यू सीईसी ऑफ इंडिया। सेकंड उसी क्वेश्चन का सेकंड स्टेटमेंट कि सीईसी in article number 324 CEC can organize the election for whole of the India except पंचायत। तो इसमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही होंगे? 1 2 3, 1 only, 2 only या none of the above? 1 2 3 all of the above। Is it so? सबको यही लग रहा है? इलेक्शन सिंबल कौन देता है? which body provides election symbol? which body CEC provides CEC? ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अभी अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया which state has been awarded as best e-panchayat of India? उत्तर प्रदेश, e-panchayat सेकंड, असम, थर्ड। छत्तीसगढ़। अगला जो है करंट अफेयर में एक इम्पोर्टेंट चीज आई थी क्या कि केरल के बारे में। वैसे भी केरल थोड़े पढ़े लिखे लोगों का प्रदेश रहा है, स्टेट रहा है। तो केरल में बनाया जा रहा है
भारत का फर्स्ट लेबर मूवमेंट म्यूजियम, लेबर मूवमेंट म्यूजियम, ये पढ़ा है करंट अफेयर में? नहीं। केरल में भारत इंडिया का पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम बनाया जा रहा है। अब इसके पहले इसके पीछे का रीजन क्या है, केरल को ही क्यों सिलेक्ट किया गया? तो बेसिकली क्या है कि अगर आपने थोड़ा सा भी अगर आप फेमिलियर होंगे इंडिया की पॉलिटिक्स से, तो एक होता है राइट विंग, जैसे कि आपकी भाजपा सरकार है, जो मतलब बिल्कुल सीधी सीधी बात करेगी कि कंपनी को लगाओ, रिलायंस को प्रमोट करो, उनको कहते हैं राइट विंग पॉलिटिक्स। दूसरे होते हैं लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स, ये जो जेएनयू वाले हैं इनको कहते हैं लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स। ये जो लेफ्ट विंग वाले होते हैं वो हमेशा लेबर्स को बहुत प्रमोट करते हैं, कि मतलब इनका कहना ये होता है कि किसी भी कंपनी, कोई भी कंपनी, मान लो ये जियो ही है, तो कोई भी कंपनी तब सक्सेसफुल होती है जब उसका लेबर अच्छे से काम करता है। तो लेबर्स को प्रमोट करने के लिए ये कंपनियां बहुत काम करती है, इसलिए लेबर को प्रमोट करना चाहिए। और जो केरल की पॉलिटिक्स रही है, केरल हमेशा से लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स का एक इम्पॉर्टेंट पिलर माना जाता है। इसीलिए आप देखिए कि कभी भी भाजपा मतलब केरल में जीते, इसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा कम रहती है। तो हमेशा आप देखोगे तो केरल में या तो कांग्रेस या जो वहाँ की साउथ की पार्टी होती है वही जीतती है। इसीलिए केरल में क्योंकि लेबर्स को बहुत ज्यादा डिग्निटी दी जाती है, रिस्पेक्ट दी जाती है, इस वजह से इंडिया में फर्स्ट लेबर मूवमेंट म्यूजियम केरल में खोला गया है। इंडिया का फर्स्ट लेबर मूवमेंट म्यूजियम केरल में खोला गया है। अगला जो है एक करंट अफेयर है आपका कि सोमनाथ मंदिर कहाँ है? सोमनाथ मंदिर कहाँ है? तमिलनाडु में नहीं है। गुजरात। गुजरात में कौन सी गॉड को ऑनर में है वो? विष्णु भगवान है ना शायद से। शंकर जी का टेम्पल है वो, लॉर्ड शिवा। सोमनाथ मंदिर को जरा गूगल करके देखिएगा, बड़ा सुंदर सा टेम्पल है सोमनाथ का टेम्पल। तो सोमनाथ टेम्पल का चेयरमैन नरेंद्र मोदी को बनाया गया है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो सकता है, क्योंकि हम कैसी कंट्री, हमारे इंडिया का नेशनल रिलीजन कौन सा है? व्हाट इज द नेशनल रिलीजन ऑफ इंडिया? है कोई? क्या लगता है? सॉरी। सारे ही हैं। हम अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द नेशनल रिलीजन ऑफ इंडिया, तो आप क्या बताओगे? कि सब? 6। व्हाट अबाउट दीपक, भास्कर, अमन, आप लोगों को क्या लगता है इंडिया का नेशनल रिलीजन कौन सा है? प्रेसिडेंट आप बताओ। ये सब सोमनाथ को गूगल कर रहे हैं। नहीं, हिंदुइज्म नहीं है। देखिए क्या है कि हमारे इंडिया का कोई भी इंडिया में प्रॉब्लम क्या है कि इंडिया के मेन लोग कौन है यही आइडेंटिफाई करना मुश्किल है। आर्य आए, फिर इंडिया में कुषाण आए, फिर इंडिया में शक आए, फिर इंडिया में पल्लव आए, बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई, गुप्ता भी थे, तो मौर्यंस भी थे, उसके बाद सिखिज्म भी थे। तो इंडिया में हर धर्म को मानने वाले लोग रहे हैं। इसीलिए इंडिया का जो स्लोगन है वो क्या है? यूनिटी इन डाइवर्सिटी, मतलब हम अनेक होकर भी एक हैं। तो अगर ऐसे में कोई भी नेशनल रिलीजन बना दिया जाता कि चलो आज से हिंदुइज्म हमारे यहाँ का नेशनल रिलीजन है, तो बाकी लोग कहीं ना कहीं क्या हो जाते, परेशान हो जाते, बाकी लोगों को की जो वॉइस है वो अनहर्ड रहती। इसलिए इंडिया का जो कंसेप्ट है, हम बिलीव करते हैं सेक्युलरिज्म पे। सेक्युलरिज्म का क्या मतलब है कि हमारे इंडिया में सब धर्मों का, हर रिलीजन का हम रिस्पेक्ट करेंगे, और हर रिलीजन से सरकार की प्रिंसिपल डिस्टेंस मेंटेन रहेगी। अब प्रिंसिपल डिस्टेंस का क्या मतलब है कि अगर वो हिंदुइज्म के लिए कुंभ का मेला लगाएगी, तो मुस्लिमों के लिए वो हज की सब्सिडी भी देगी। ठीक है, हो सकता है कि वो गुरु ग्रंथ साहब को भी प्रमोट करने के लिए काम करेगी। हो सकता है कि जब वो गुड फ्राइडे हो तो क्रिश्चियंस के लिए कुछ अलग से वेलफेयर का मेजर लेके आए, पार्सियंस के लिए भी क्या जियो पार्सी जैसी स्कीम लेके आए। तो हमारे इंडिया का कोई भी नेशनल रिलीजन नहीं है, कोई भी धर्म नहीं है, और भारत की जो सरकार है वो सब धर्मों से प्रिंसिपल डिस्टेंस रखेगी। ठीक, तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द नेशनल रिलीजन ऑफ इंडिया, तो इंडिया का कोई नेशनल रिलीजन नहीं है। वी बिलीव इन सेक्युलरिज्म। अगर पाकिस्तान का पूछे तो इस्लाम को वो प्रमोट करते हैं, चाइना को देखो तो बुद्धिज्म को करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे हम सब धर्मों का आदर करने वाले लोग हैं। ठीक है, तो वी बिलीव इन सेक्युलरिज्म।
अब इसमें क्या हुआ कि जो सोमनाथ का टेम्पल है वो तो हिंदुइज्म का हो गया, क्योंकि वो शंकर भगवान का टेम्पल है। अब हिंदुइज्म का टेम्पल है, इसके जो चेयरमैन है वो आपके नरेंद्र मोदी बन गए हैं। तो इसको लेके थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हुआ था कि जब हमारे यहाँ पे कोई भी नेशनल रिलीजन नहीं है, ऐसे में इंडिया का प्राइम मिनिस्टर किसी रिलीजियस बोर्ड का चेयरमैन बन रहा है, तो दिस व्हाट इज सोर्स कि कहीं ना कहीं आप एक धर्म को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। जब आप सेक्युलर कंट्री है तो आप एक धर्म को प्रमोट क्यों कर रहे हैं? तो इसलिए ये करंट अफेयर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि रिसेंट में सोमनाथ टेम्पल का चेयरमैन किसको बनाया गया है? तो नरेंद्र मोदी को यहाँ का जो है चेयरमैन बनाया गया। लेकिन इसके पीछे एक करंट अफेयर और इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो क्या नरेंद्र मोदी इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर हैं जिनको इस मंदिर का चेयरमैन बनाया गया है? इसके पहले आपके मोरारजी देसाई पहले ही सोमनाथ टेम्पल के चेयरमैन बन चुके हैं, इसके बाद कोई नहीं बना था। अभी रिसेंट में नरेंद्र मोदी को सोमनाथ टेम्पल का चेयरमैन बनाया गया है। ठीक। अच्छा, एक चीज और बताइए कि कौन से ग्रेट लीडर है जिनके लिए जिनको मेमोराइज करने के लिए पराक्रम दिवस मनाया जा रहा है? पराक्रम दिवस किसको ऑनर करने के लिए मनाया जा रहा है? नहीं आइडिया? सरदार पटेल। नहीं। पराक्रम दिवस मनाया जा रहा है आपके सुभाष चंद्र बोस को ऑनर करने के लिए। सुभाष चंद्र बोस का बर्थडे कब होता है? 23 को सुभाष चंद्र बोस का बर्थडे होता है। उनके बर्थडे के ऑनर में आपका ये बनाया जाएगा पराक्रम दिवस। ठीक है। और इन्हीं के नाम पे वो जो आपका अंडमान के छोटे छोटे द्वीप है, हैवलॉक और पहले रॉस आइलैंड था, उन सबका नाम चेंज, रॉस आइलैंड का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? बोस आइलैंड। रॉस आइलैंड का नेम चेंज करके बोस आइलैंड। ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा ये भी इम्पोर्टेंट हो सकता है आपका। अच्छा, उज्जैन का नाम चेंज करने की बात हो रही है, उज्जैन का नाम चेंज करके क्या रखने वाले हैं? इतने नाम चेंज कर दिए हैं ना, किस किस का याद रखे। अवंती। अवंती रख रहे हैं उसका नाम। उड़ीसा उड़ीसा हो गया। हाँ। नेम चेंजिंग मतलब हो लाए गया। तो सरकार क्यों बनाई थी कि नेम चेंज करोगे, है ना? हमारा जो स्टेट बैक जा रहा है उसका आप गेम चेंज करेंगे और ये नेम चेंजिंग में लगे हुए हैं। अगला जो है इसका सारे मैं फंड बताती तो वहीं चले जाते हैं। हूँ। रिपीट। सारे फंड वहीं चले जाते हैं नाम बदलने हाँ में। हाँ, अब इतने इतनी गवर्नमेंट कह देती है स्कार्सिटी हमारे है, पास पैसा नहीं है। इतनी स्कार्सिटी है, लेकिन देखो मंदिर तो फालतू बन रहे कामों हैं। में वेस्ट कर रहे हैं। और ये बताइए, नेशनल इनोवेशन इंडेक्स की जो रैंकिंग आई है उसमें कौन सा स्टेट फर्स्ट आया है? नेशनल इनोवेशन इंडेक्स में कौन सा स्टेट को फर्स्ट रैंक मिली है? अच्छा, ये छोड़ो, पहले ये बताओ कि इनोवेशन का क्या मतलब होता है? कुछ नया करना। नया करना। तो अब कुछ नया करने के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो प्रमोट कर रही है स्टेट्स को। उसको पता है हमसे तो कुछ हो नहीं पा रहा, तो स्टेट ही कर दें। तो स्टेट को प्रमोट किया जा रहा है। तो किस स्टेट को इस बार का अवार्ड मिला है नेशनल इनोवेशन इंडेक्स में? फर्स्ट रैंक कौन सी स्टेट को मिली है? गुजरात। कर्नाटक। ये कर्नाटका। सारी जो है साउथ के जो स्टेट है वही इसमें अच्छा काम करते हैं, है ना? कुछ नया सोचने के लिए भी यही लोग करते हैं, क्योंकि लिटरेसी रेट भी इन्हीं लोगों की ज्यादा है। आपकी केरल की ज्यादा है, यूपी की कभी ज्यादा हो सकती है, यूपी बिहार। नहीं, मेरे को लगा कि गुजरात को ज्यादा प्रमोट किया जाता तो वही होगा। गुजरात को ये लोग प्रमोट करते हैं, लेकिन अलग अलग चीजों में। जैसे कि अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा सफाई या सबसे ज्यादा बिजनेस को लेके अपॉर्चुनिटी कहाँ मिल रही है, तो सबसे वहां कम क्राइम रेट। कम क्राइम रेट, जिसको लेके इनको वोट बटोरना होता है, उसमें ये गुजरात का नाम लेते हैं। और अगर ये इस असल में साउथ के जो स्टेट है बहुत डोमिनेटिंग होते हैं। अगर आप इनको पता है कि वी आर गुड इन दिस, तो अगर साउथ की स्टेट को ये प्रमोट नहीं करेंगे तो वो लोग धरने वरने पे बैठ जाएंगे। जो आपकी पहले सीएम थी जयललिता, वो तो बात बात पे धरने पे बैठती थी। तो अब तो वो नहीं है, फिर भी कहीं ना कहीं उनका खौफ तो बना हुआ, दहशत में रहते हैं उनसे। अब एक चाइना की स्कीम आई है, वो है एम्प्टी प्लेट। क्या मतलब इसका, एम्प्टी प्लेट का? एम्प्टी प्लेट कौन से देश का है? तो चाइना ने ये स्कीम लाई है। तो इसमें क्या है, इसका क्या मतलब है एम्प्टी प्लेट?
चाइना में ऐसे ही पॉलिसी आती रहती है। पहले आई थी वन चाइल्ड पॉलिसी कि आपका सिर्फ एक ही बच्चा होगा। अभी आई है एम्प्टी प्लेट। इसका मतलब ये है कि अगर आपने खाना जब आपने खाना लिया तो आपको खाना छोड़ना नहीं है, जितना प्लेट में है वो पूरा पूरा खाना है। अगर आपने खाना प्लेट में छोड़ दिया है तो आपको उसके लिए पनिश करेगी कौन? चाइना की सरकार। तो ये जो एम्प्टी प्लेट स्कीम है वो चाइना की है। घर घर जाके पता नहीं वो कैसे चेक करेंगे। एक तो ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट है। अच्छा, ऑटोक्रेटिक और डेमोक्रेटिक, इसमें क्या डिफरेंस है? डेमोक्रेटिक में हम अपना लीडर खुद से चुनते हैं, मतलब जो लोकल लीडर पीपल होते हैं उनको अपनी गवर्नमेंट चुनने का हक होता है। लेकिन जो ऑटोक्रेटिक है उसमें तुम्हारे पास ये नहीं है ऑप्शन कि तुम खुद से चुनोगे। चाइना में जो गवर्नमेंट है, चाइना के राष्ट्रपति का क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ चाइना? अमन, क्या नाम है? मास्टर मिशा जिनपिंग, जी जिनपिंग, जी जिनपिंग। तो वो जो वहां के प्रेसिडेंट है, उन्होंने अपने आप को लाइफ टाइम प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया कि जब तक जी जिनपिंग जिंदा रहेंगे तब तक चाइना के प्रेसिडेंट वही रहेंगे। तो हमेशा देखिएगा चाइना की जो पॉलिसी होती है वो थोड़ी सी ऑटोक्रेटिक होती है। अब सोचो एम्प्टी प्लेट, अब क्या आप हमारे घर पे आके चेक करोगे तो इसका मतलब घर घर सर्विलांस होगा गवर्नमेंट का। अब उन्होंने बोला वन चाइल्ड पॉलिसी की, जैसा एक ही सबका जो है एक ही बेबी रहना चाहिए, तो मतलब कहीं ना कहीं जो चाइना की गवर्नमेंट है वो पूरे उस पर डोमिनेट करती है। चाइना में एक जगह है जिसका नाम है तियानमेन स्क्वायर। चाइना में कभी सुना है कि हड़ताल धरना दिया कि जितना भारत में आप धरना वरना देते हैं, चाइना में आप नहीं दे सकते। आप फेसबुक पे नरेंद्र मोदी को पप्पू लप्पू गप्पू कुछ भी बोल दो, जिस दिन पे को चाइना वाले कुछ नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो चाइना में बहुत लिमिटेड है। चाइना में एक जगह है तियानमेन स्क्वायर। तियानमेन स्क्वायर में आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स एक बार बैठ के धरना दे रहे थे, ठीक है, कि मतलब कुछ उनके कुछ अपने मांग थे, कुछ इश्यूज थे, उसको लेकर धरना दे रहे थे। उनके ऊपर चाइना के जो तियानमेन स्क्वायर है उस पर पूरे ट्रक चला दिए गए थे, कुचल दिया गया था। इंडिया में तो ये सारी चीजें नहीं होती। आप दिन भर बैठ के नरेंद्र मोदी को, हम लोग लाइव क्लासेस में बैठ के बोल रहे हैं कि हमारा ये बोलते हैं मोदी, ये बोलते हैं मोदी, वो बोलते हैं, ऐसा हुआ, हमारा कोरोना सरकार वेव ये में है। भी तो यही हुआ था। हाँ, कि वहां पे उनको बोलने का जो राइट है वो बिल्कुल नहीं होता है। ऐसे में इस तरीके की जो पॉलिसी है वो तो या तो आप नॉर्थ कोरिया में देखोगे या फिर आपका चाइना में देखोगे। किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में ऐसी चीजें नहीं होती। लेकिन जब भी कोई ऐसी पॉलिसी है और आपको तुक्का मारना है कि मतलब पॉलिसी पढ़ के क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट है, तो आप जो चारों ऑप्शन है वो पढ़ के देखिएगा कि कहाँ पे ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट है। जैसे चाइना है, नॉर्थ कोरिया है, नॉर्थ कोरिया में भी नॉर्थ कोरिया के उसका क्या नाम है प्रेसिडेंट का? किम जोंग। किम जोंग यून। तो किम जोंग यून के बारे में भी कहते हैं कि जो ये है ऑटोक्रेटिक है। तो इस तरह की जो पॉलिसी जो इम्पोज वाली लगती है कि मतलब क्या आप हमें घर घर जाके चेक करोगे, तो ये जहां भी इस तरीके की पॉलिसी पढ़ के आपको ऐसा लग रहा है कि ये इम्पोजिंग है, इम्पोजिंग पॉलिसी कभी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में नहीं हो सकती। हमेशा और हमेशा ये जो ऑटोक्रेटिक कंट्री है वहीं पे इस तरह की पॉलिसी होगी। तो एम्प्टी प्लेट जो स्कीम है वो चाइना में लाई गई है। अब एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया गया है, कौन से स्टेट में? मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क। मैम एक चीज और सुनी थी, मतलब कि चाइना में दो पार्टीज हैं, दो पॉलिटिकल पार्टीज हैं सिर्फ। हाँ, लेकिन चाइना में पार्टी एक ही है। वो जो है सीपीसी जो है वही है, उनकी जो पार्टी है वो वही है। उसी में फ्रेगमेंटेशन की बात हो रही थी थोड़े दिन पहले। ऐसा हुआ कि क्या ये फ्रेगमेंटेड हो जाएगी, लेकिन वो फ्रेगमेंटेड हो नहीं पाई क्योंकि वो वहां पे ऑटोक्रेटिक रूल है। बस वो होता है कि मतलब जैसे कि एक पार्टी है, मान लीजिए कि एक पार्टी है प्लूटस प्लूटस एकेडमी पार्टी। अब इस प्लूटस एकेडमी पार्टी में ही दो लोग खड़े हो जाएंगे कि ऋतिक खड़े हो गए और लेट से शालू खड़े हो गए, तो अब आपके पास चॉइस ही यही है कि पार्टी तो वही रहेगी, लीडर भले चुन लो। ठीक है, तो चाइना की पॉलिसी ऐसी है कि उनके यहाँ पे पार्टी तो एक ही है, ठीक है, लेकिन वहां पे लीडर एक दो बदल जाते हैं। लेकिन अभी भी क्या हुआ, जी जिनपिंग उसके हेड भी है, पार्टी के भी हेड भी है और देश के भी हेड वही है। तो उन्होंने क्या किया, अपने आप को लाइफ टाइम प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया है कि अब जब तक मैं जिंदा रहूंगा मैं ही प्रेसिडेंट रहूंगा। मोदी जरा डिक्लेयर करके देखे, है ना। तो आंदोलन पे आंदोलन शुरू हो जाएंगे। तो अगले ये बताइए, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ कहाँ पे खोला गया है भारत का? गुजरात। गुजरात। अच्छा, ये मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क का क्या मतलब है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क? सॉरी।
पहले तो लॉजिस्टिक्स का क्या मतलब होता है, जिसके थ्रू आप ये जो आपकी लोडिंग अनलोडिंग होती है, जो गुड्स का एक जगह से दूसरे में एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, फिर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क में क्या है कि एक ही जगह पे जब सारी चीजें हो जाएंगी, मतलब चीजों की पैकेजिंग भी हो जाएगी, उनका मैन्युफैक्चरिंग भी वहीं पे हो रही है, लोडिंग भी वहीं पे होगी, वहां से भेजेंगे भी, मतलब अब ये जो गुजरात है वो देखिए सी कोस्ट पे है, तो इम्पोर्ट मतलब दूसरे देशों को भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट किया जा सकता है, तो इस तरीके का पार्क वहां पे खोला गया है। इससे क्या होगा, गुजरात में बाकी जो कंपनियां हैं वो इन्वेस्ट करेंगी कि एक ही जगह पे जाओ, वहां पे तो हमारे सारे काम हो जाएंगे, तो वर्ल्ड की जितनी भी कंपनियां वो वहां पे इन्वेस्ट करेंगी, वहां पे एफडीआई बहुत सारा आएगा, जब एफडीआई आएगा तो बहुत सारे लोगों को जॉब मिलेगी, तो इससे जो गुजरात की इकोनॉमी है वो और बढ़ेगी, फिर ये और अपने आप को प्रमोट कर पाएंगे कि देखो गुजरात को क्या से क्या बनाना है, क्योंकि मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ खोला गया है, तो गुजरात में खोला गया है। अच्छा, इस बार की मिस इंडिया कौन है? मिस इंडिया 2020 कौन है? मैम ऑप्शंस दो। ऑप्शंस दो। अच्छा बताइए, हाँ। सालू चौधरी, अ, दूसरा कहाँ गया, निशा दुबे, या मानसा, या फिर जो है, अब इन तीनों में बता ही दो आप। सालू चौधरी नहीं, मानसा वाराणसी। बी तो मानसा वाराणसी। तो आई गेस आपका टाइम हो गया है ना, एक ही घंटे की क्लास थी, उसमें भी 10-15 मिनट तो मतलब ये टेक्निकल फॉल्ट में हमारे चले गए। तो एक काम करते हैं कि नेक्स्ट वीक से, अब क्योंकि ये ऐसा ही कुछ चलने वाला है, तो अगले बार से मैं आपको क्वेश्चन दे दिया करूंगी थर्सडे को ही, ठीक है? अगर सर के भी क्वेश्चन आएंगे वेल एंड गुड, मैं भी दे दूंगी, तो उसको आप उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो वी विल डिस्कस दोस क्वेश्चंस आल्सो इन द लास्ट, वी विल डिस्कस ऑल दोस क्वेश्चंस व्हाट वी हैव, मतलब व्हाट वी डिस्कस in our session, and in the last we will discuss all those relevant questions for your current affairs, ठीक है? डिस्कस कर लिया करेंगे तो हमारी एक अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। वैसे भी हो सकता है आपका एग्जाम थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाए, मई में होने वाला था ना आई गेस, जो एसएससी का एग्जाम था वो मई में होने वाला था, वो आई गेस एक्सटेंड हो जाएगा, तो थोड़ा सा टाइम भी मिल गया। तब तक आप अपने सब्जेक्ट पे भी ध्यान दे लीजिए। आपका ये कोई कोई क्लासेस आपकी स्टार्ट की गई जीएस की, किसी भी सब्जेक्ट की कोई क्लासेस स्टार्ट की गई अपार्ट फ्रॉम जनरल मैथमेटिक्स? अवेयरनेस स्टार्ट हुआ है। उसमें वो क्या पढ़ा रहे हैं? फिलहाल तो आरबीआई चल रहा है। आरबीआई वो मॉनेटरी पॉलिसी ये सारा कुछ बता रहे होंगे ना अभी? मॉनेटरी पॉलिसी अभी स्टार्ट होगा। अभी सिर्फ आरबीआई की फंक्शनिंग, मेन बॉडीज कौन कौन होते हैं, क्या क्या आरबीआई को। का हेडक्वार्टर, सॉरी। आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? आरबीआई का मेन ऑफिस? मुंबई। सेबी का? मैम सुनाई नहीं दिया। सेबी का? नहीं पता, मुंबई? हाँ, दोनों का। अच्छा, सेबी का फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वेरी गुड। प्रेसिडेंट को सब आता रहता है वैसे, है ना? तो ठीक है, तो हम लोग ये काम, आप भी वहाँ पे इकोनॉमी कर लीजिए, तो हम लोग जो है करंट अफेयर का सेशन ऐसा ही करते हैं। क्वेश्चंस की शीट आई विल डिलीवर द, मतलब आई विल डिलीवर द क्वेश्चन शीट बाय रोमा, आप उस उनके थ्रू आपको मिल जाएगी क्वेश्चन की शीट। तो सैटरडे को जो क्लास करेंगे वी विल कवर, और अब से एक काम करते हैं कि हम लोग करंट अफेयर का डिस्कशन करते हैं, क्योंकि मतलब जितना मुझे समझ में आ रहा है बहुत क्वालिटी करंट अफेयर्स आपके साथ नहीं गया है, तो उसको सेक्शन वाइज पढ़ लेते हैं कि पहले पॉलिटी के क्या क्या करंट अफेयर्स है, इकोनॉमी के क्या क्या करंट अफेयर्स रहे हैं, साइंस के क्या करंट अफेयर्स हैं, या मतलब जो सेक्शनल करंट अफेयर्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। सेक्शनल करंट अफेयर्स को डिस्कस करने के बाद लास्ट में कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो दैट विल बी मच मोर बेनिफिशियल फॉर यू गाइज। आपके पास शीट चली जाएगी, तो जब क्लास के लास्ट में हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे तो सारा कुछ कवर हो जाएगा, ठीक है? इस तरीके से अगर मान लो 25 क्वेश्चन हमें डिस्कस करना है, तो हर 5 सेक्शन बना लेते हैं। पहला जो सेक्शन हो गया वो क्वालिटी, मतलब क्वालिटी का सेक्शन रख लेते हैं। अगला आपका ज्योग्राफी का सेक्शन या ज्योग्राफी और इकोलॉजी का सेक्शन, फिर थर्ड आपका इकोनॉमी का सेक्शन, और हर सेक्शन से 5-5 क्वेश्चन डाल लेते हैं। तो आपका सब्जेक्ट भी तैयार होता जाएगा, करंट अफेयर भी तैयार होता जाएगा, और क्वेश्चन भी डिस्कस हो जाएंगे, ठीक है? तो उस तरीके से अगला जो आपका कमिंग वीक है, कमिंग सैटरडे है, तो इस तरीके से हम पढ़ लेते हैं, ठीक है? व्हाट यू थिंक, ठीक रहेगा इस तरीके से? अमन, भास्कर, दीपक, या कोई मैम और अच्छा आइडिया आपके इस पास है बताओ। तरीके से रीड करें क्योंकि पूरा पेपर पढ़ने में काफी टाइम जाता है।
इस तरीके से रीड करें न्यूज़पेपर। हाँ, रिगार्डिंग की मतलब हमारा पर्सपेक्टिव हो कि हमारा करंट भी कवर हो और हमारा इंग्लिश के लिए भी कवर हो। तो अभी तो आप बहुत टफ न्यूज़पेपर पे गो थ्रू मत करो, आप टाइम्स ऑफ इंडिया पे जाइए। टाइम्स ऑफ इंडिया का थोड़ा सा तो आप वो फ्रंट का पेज देख लो और इकोनॉमी वाला पेज देख लो और एडिटोरियल वाला पेज देख लो, दैट विल बी मच मोर सफिशिएंट। फ्रंट वाला वाला, एडिटोरियल वाला और इकोनॉमी वाला। और अगर उसमें शायद वीकली, शायद वो साइंस टेक का वीकली कभी कभी आता है, तो वो साइंस टेक का अगर कोई न्यूज आ रही है तो आप उसको देख लीजिए। बट व्हाट आई विल सजेस्ट कि आप राज्यसभा टीवी का न्यूज सुने, वो ज्यादा अच्छा होगा, टाइम भी कम लगेगा और आप अपडेटेड भी रहोगे। या तो राज्यसभा चैनल का न्यूज सुनिए या आप ऑल इंडिया रेडियो का जो 15 मिनट का आता है वो सुनिए। मैम, न्यूज नहीं, वो वर्ड्स के लिए भी तो देखना होता ना। वो के लिए है ना, न्यूज़पेपर के लिए भी उसके चाहिए। लिए तो पेपर ओके, पढ़ना ही पड़ेगा। वो पढ़ना पड़ेगा, तो आप फ्रंट पेज इकोनॉमी वाला सेक्शन देखिए। और एडिटोरियल तो जरूर है, वो एडिटोरियल तो एडिटोरियल से ही जो है ज्यादातर पिक किए जाते हैं। आप एडिटोरियल वाला जो सेक्शन है वो जरूर देख लीजिए। मैम, अगर एडिटोरियल आप में क्या टाइम्स क्या ऑफ इंडिया पे इंक्लूड नहीं होता सर्च है? कर पा रहे, एडिटोरियल में मतलब होता है कि जो या तो एडिटोरियल आप पढ़ो इंडियन एक्सप्रेस का। इंडियन एक्सप्रेस का एक विजन डॉट नेट करके साइट है, उसमें इंडियन एक्सप्रेस हर दिन अपडेट हो जाती है। विजन डॉट नेट आप चाहो तो लिख लो। तो विजन डॉट नेट में जो आपका वो है न्यूज़पेपर है, वो अपडेट कर दिया जाता है। उसमें आप सीधे एडिटोरियल वाला पेज खोलिए। एडिटोरियल में क्या होता है कि कोई भी चीज जो इस समय कोई करंट का इशू चल रहा होता है, उसके बारे में बहुत जो इंडिया के रिकॉग्नाइज्ड या वेल नोन लोग होते हैं, वो अपने ओपिनियन डालते हैं। तो वो लोग जो जिन वर्ड्स का सिलेक्शन करते हैं, तो वो फाइनेस्ट ऑफ द फाइन वर्ड होता है। उसमें वो पूरे एक तो पूरे मुद्दे को अपनी भाषा में, अपने लैंग्वेज में वर्ड करते हैं। उसके बाद आपको समझ में भी आ जाएगा। कोई भी मुद्दा चल रहा है, लेट्स से कि कोविड भी चल रहा है, तो कोविड को लेके प्लस क्या है, माइनस क्या है, उसके बाद उनके अपने व्यूज क्या है या आगे क्या होना चाहिए, वो सारी चीजें डिटेल्ड वे में रखी जाती हैं। और बाद में कहीं ना कहीं जब भी आप लोग प्रमोट होकर फिर आप भी ऐसे ही पोस्ट पे पहुंचने वाले हैं, तो आपके भी व्यूज लगभग वैसे ही होने चाहिए जैसे उन लोगों के व्यूज अब बन चुके हैं। तो इसलिए आपके लिए अच्छा होगा कि आप वहीं से वर्ड सिलेक्ट करिए, क्योंकि वही वर्ड्स आपसे भी पूछे जाएंगे। आफ्टर ऑल आप भी उसी पोस्ट को होल्ड करने वाले हैं, तो आपकी वो कैब भी लगभग वैसी ही होनी चाहिए जैसे कि उन लोगों की वो कैब है। तो आप इंडियन एक्सप्रेस का जो एडिटोरियल वाला पेज है, वो कोशिश करिए कि उसमें कई सारे आर्टिकल्स होते हैं, कम से कम एक आर्टिकल तो एडिटोरियल का आप जरूर पढ़ो। तो विजन डॉट जस्ट नेट करके लाइक एक जैसे न्यूज। अभी 2 दिन पहले एक लड़की का था, जिसके मतलब फैमिली सिंगापुर में थी, वो यहाँ अपनी आंट के साथ रहती थी। शी वाज हाँ टेलिंग हाँ कि वो मतलब काउंसलिंग प्रोवाइड करती थी लोगों को, बट हाँ ऐसा हाँ मोमेंट नाउ शी कांट बेयर अप और कोप अप विद दिस सिचुएशन। और उसने फिर अपने फ्रेंड्स की हेल्प ली और साइकोलॉजी ये वो। तो ये जो आप बोल रहे थे ना, ये मानस वाला, मानस, मानस हाँ हाँ वाला, हाँ तो वो काइंड ऑफ यही था। हाँ एक्चुअली इसी इंडिया में भी तो यही एक टाइम में हम लोगों की हमेशा से आदत रही है भीड़ में रहने की। अब सब अपने अपने घरों में है, तो डिप्रेशन और लॉनलीनेस ये सारी चीजें आ रही है, उसके लिए मानस स्कीम लाई गई है। वो भी प्राइम मिनिस्टर के साइंटिफिक एडवाइजर उन्होंने इसको पुश किया है। तो बाकी आप करंट अफेयर्स के लिए, बट आई एम थिंकिंग लोगों का करंट अफेयर्स जितना मुझे लग रहा है बहुत स्ट्रांग नहीं होता अभी। और करंट अफेयर्स में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो उसके लिए सबसे अच्छा ये होगा कि हम सेक्शनल डिवीजन कर लें और हर सेक्शन से कम 5 क्वेश्चन का डिस्कशन करें और हर सेक्शन के करंट अफेयर्स को उठाया जाए। तो अभी आज थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई, टेक्निकल भी कुछ इश्यूज आ गए थे, तो अगले सैटरडे से वो प्रॉब्लम नहीं होगी। 1 घंटे में कम से कम वो इतना सॉलिड 1 घंटा जाए आपका कि आपको इसके अलावा उसके पीछे का क्या कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड है या क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, एटलीस्ट आप उससे भी फैमिलियर हो जाओ और उसके अलावा क्वेश्चंस भी कर लो, तभी वो बेनिफिशियल होगा। यहाँ मैं आके आपको सिर्फ घटना बता दूं कि ये हुआ ये हुआ ये हुआ, तो वो उससे आपको आई डू नॉट थिंक कि कोई भी प्रॉफिट होने वाला है। उसके पीछे की बैकिंग भी जानिए, अभी क्या मुद्दा चल रहा है वो भी समझिए और आगे क्या हो सकता है वो भी समझ में आएगा, तो आपके क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे और बाद में हम क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। तो मुझे लगता है कि फिर यही अप्रोच लेके व्हाट आई एम थिंकिंग कि यही अप्रोच बेस्ट होगी। बाकी आप लोग मुझे बता दो अगर कोई और आपको लगता है कि नहीं कुछ और तरीका होगा, तो आप मुझे बताओ, तो वी कैन डिस्कस ऑन दैट ऑल्सो। ये ठीक रहेगा? दीपक, दिस विल बी फाइन। सारा पुराना ऋषभ, भी कवर हो क्या लगता जाएगा है? जल्दी इस तरीके से। ऑब्वियसली, क्योंकि अभी आपका जीएस भी नहीं चल रहा है। जीएस भी नहीं चल रहा है, तो कम से कम करंट अफेयर्स को इस तरीके से पढ़ा जाए कि जीएस की बैकिंग मान लो कि हमने ये पढ़ा चीफ इलेक्शन कमीशन ये बनाए गए। अब आप सुबह 4 बजे उठ के रट्टा मारो चीफ इलेक्शन कमीशन सुशील चंद्रा बने, चीफ बने, उससे
नहीं है, मतलब कौन बना वो भी नाम पता होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड क्या है वो भी पता होना चाहिए, ये कितने मेंबर बॉडी है ये भी पता होना चाहिए। तो ये सारा कुछ करके पहले डिस्कस कर लेते हैं क्लास में, क्लास के बाद मतलब जो आपके लास्ट के 10-15 मिनट बचेंगे उसमें हम क्वेश्चंस को भी डिस्कस करते हैं, और वो भी सेक्शनल करंट अफेयर्स का डिस्कशन किया जाए कि पॉलिटी भी डिस्कस कर लेते हैं, इकोलॉजी भी डिस्कस करें, आपका ये साइंस टेक में क्या हुआ वो भी देख लेते हैं, इकोनॉमी में क्या हुआ वो भी देख लेते हैं, तो वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा, है ना। यस मैम। मानस है पीडीएफ में, कोई बात नहीं। अच्छा मतलब वो तो ठीक है, डिस्कस करते चलते हैं, तो जितना पढ़ लीजिए उतना अच्छा, पढ़ने में भी कमी करना है। इसी तरीके से अगले वीक से हम अपनी स्ट्रैटेजी चलेंगे। तो आज की क्लास में नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी वो इस तरीके से पढ़ते हैं, करंट के साथ साथ आपका जो जो ये पार्ट है वो भी कवर होता जाए, ठीक। आज के लिए अब क्या, कैन गेस की जो है कौन कौन है।